आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन रिजल्ट उस लेवल तक नहीं आ रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन किताब से थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीवन की मास्टरी को हासिल कर सकते हैं। और यही फेज सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। वो फेज बर्बादी का नहीं, फाउंडेशन का होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी इसी कंफ्यूजन में गुजार देते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, इससे पैसे नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे हम अपनी असली आवाज को दबाना सीख जाते हैं। लाइफ टास्क ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें और पहाड़ों में चले जाएं। इसका मतलब होता है रियल रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप किसी की हर बात को माने। रियल रिस्पेक्ट ये है कि लाइफ में मास्टरी सिर्फ स्किल से नहीं आती, सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सिर्फ नॉलेज से भी नहीं आती। एक पॉइंट के बाद जो चीज आपको ऊपर लेकर जाती है वो है, याद रखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको लोगों का असली नेचर दिखने लगता है। इसलिए मास्टरी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को ये समझना पड़ता है कि सबकी सुनो पर सबकी मानो मत। इस फेज में पावर डायनेमिक्स भी समझनी पड़ती है। जो लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं वो हमेशा आपके सपोर्टर नहीं होते, और जो लोग आपको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं वो हमेशा आपके दुश्मन नहीं होते। और ये समझना जरूरी है अगर आप मास्टरी चाहते हो। मास्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, मास्टर वो होता है जो क्रिएटिव लोग हमेशा बिजी नहीं होते। वो कभी कभी क्रिएटिव एक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर रूल तोड़ दें। इसका मतलब होता है कि इसलिए ये समझना जरूरी है कि अपनी लाइफ को क्या मिलेगा, इस सवाल से मत चलाओ। गुरु ढूंढने का मतलब सिर्फ किसी के अंडर काम करना नहीं होता। इसका मतलब होता है रियलिटी को जैसा है। इस स्टेज में आप सिर्फ एक चीज नहीं सीखते, आप मल्टीपल चीजें डेवलप करते हो, बार बार सीखते हो। फ्यूचर में आपको जो एज दे, फायदा कराए। जब आप मेहनत तो कर रहे होते हो पर प्रोग्रेस थोड़ी सी सही नहीं लगती। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन रिजल्ट उस लेवल तक नहीं आ रहे हैं जो आप वहां तक लेकर जा सकते हैं, जो आपके पास आने चाहिए? जैसे कुछ ना कुछ मिसिंग है, जैसे आप अपने पूरी ताकत से नहीं खेल रहे हो, आधी ताकत से जी रहे हो। ये फीलिंग ऑलमोस्ट हर उस इंसान को आती है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में रुकावट कहां पर आ रही है, अटक कहां पर है। सच ये है कि मास्टर बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन मास्टर बनने का जो सफर है वो बहुत कम लोग चुनते हैं, क्योंकि ये सफर थोड़ा सा ग्लैमरस नहीं होता। ये सफर रील जैसा नहीं होता। इसमें इंस्टेंट फेम नहीं मिलता, इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती, इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलता। और आज की दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज का है, वेट करना। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, जो चीज इंस्टेंट मिल जाती है वो ज्यादातर टिकती नहीं है। मास्टरी का मतलब होता है कि आप अपने काम में इतने घुल गए हैं, इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि धीरे धीरे आप और आपका काम अलग ना रहे। मास्टरी कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है, बल्कि रोज लिया जाने वाला एक एक्शन होता है। जब मोटिवेशन हो तब भी, और जब मोटिवेशन या मन ना करे तब भी। और इसी सबको आज हम एक बहुत ही बेहतरीन किताब से मास्टरी व रॉबर्ट ग्रीन के थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीवन की मास्टरी को हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग शुरू बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, बड़े सपनों के साथ, पर जैसे ही तालियां बंद होती हैं, अप्रिशिएशन कम होती है, जो उनकी प्रोग्रेस है वो धीमी होने लगती है। वहीं से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट दिखने बंद होते हैं तब पेशेंस टेस्ट होता है। और सच ये है कि सबसे ज्यादा लोग वहीं फेल करते हैं जहां उन्हें रुकना नहीं बल्कि और डीप जाना चाहिए। मास्टरी आपसे ये नहीं पूछती है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, मास्टरी ये पूछती है कि आप सीखने के लिए रेडी हैं या नहीं। क्या आप अपने ईगो को साइड में रख सकते हैं या नहीं? क्या आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी अप्रिशिएशन के सिर्फ प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हैं नहीं? क्योंकि एक फेज ऐसा आता है जब आप मेहनत तो कर रहे होते हो पर बाहर से कुछ भी चेंज नहीं होते हुए दिखता, और यही फेज सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। वो फेज बर्बादी का नहीं, फाउंडेशन का होता है। जो लोग इस फेज को समझ जाते हैं, जो यहाँ रुक जाते हैं, जो यहाँ से भागते नहीं है, वही लोग आगे जाकर अलग लीग में पहुंचते हैं। इस जर्नी में आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ना होता है, अपने इंपेशेंस से, अपने कंपैरिजन की आदत से, अपनी जल्दी गिव अप कर देने वाली कंडीशनिंग से। क्योंकि मास्टर बनने के लिए अपने अंदर के मैच्योर को रोज थोड़ा 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 मारना पड़ता है। इस बुक में हम बात करेंगे रियल कॉलिंग की, डीप लर्निंग फेज की, लोगों को समझने की, और उस स्टेज तक पहुंचने के बारे में जहां काम सोच के नहीं, इंस्टिंक्ट से होता है। अगर आप शॉर्टकट छोड़ने के लिए रेडी हैं, कंपैरिजन छोड़ने के लिए रेडी हैं, और अपनी ग्रोथ को सीरियसली लेने के लिए रेडी हैं, तो ये जर्नी, ये बुक समरी आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये किताब आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। याद रखना, मास्टर बनने का सफर थोड़ा सा लंबा होता है, और जो इस सफर पर टिक जाता है उसकी पहचान फिर कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि मास्टर बनना लग्जरी नहीं होता, ये एक चॉइस होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी कॉलिंग क्या है। डिस्कवर योर कॉलिंग। जिंदगी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन हूं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी इसी कंफ्यूजन में गुजार देते हैं, कभी पेरेंट्स के सपने पूरे करते हुए, कभी सोसाइटी के स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, कभी पैसा, नाम, स्टेटस, इन सब के पीछे भागते हुए। फिर एक दिन अचानक लगता है कि सब कुछ तो है पर कुछ भी अपना नहीं लग रहा है। ये फीलिंग फेलियर की नहीं होती है, ये फीलिंग मिस अलाइनमेंट की होती है। लाइफ की कॉलिंग का मतलब होता है वो काम, वो फील्ड, वो डायरेक्शन जहां आप नेचुरली खींचे चले जाते हो, जहां एफर्ट करना पड़ता है पर एफर्ट बोझ नहीं लगता है, जहां टाइम का पता ही नहीं चलता, और सबसे इंपॉर्टेंट है जहां आपको बार बार किसी एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको रोज
खुद को जबरदस्ती पुश करना पड़ता है तो शायद आप गलत जगह पर हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तब हम बहुत क्लियरली जानते होते थे कि हमें क्या पसंद है। कोई ड्राइंग करता रहता है, कोई चीजें खोल खोल के देखता है, कोई कहानियां सुनता रहता है, कोई लोगों को गाइड करता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, इससे पैसे नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे हम अपनी असली आवाज को दबाना सीख जाते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग फेल करते हैं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग कभी भी अपनी कॉलिंग ट्राई भी नहीं करते। लाइफ टास्क ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें और पहाड़ों में चले जाएं। इसका मतलब होता है कि खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना, अपने पैटर्न्स को देखना, ये नोटिस करना कि कौन से काम आप बिना बोले भी कर सकते हैं, कौन से टॉपिक आप नेचुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और वो भी बिना किसी प्रेशर के। आप जिस चीज के बारे में बिना थके बात कर सकते हैं वो कोई नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता, वो आपकी लाइफ एनर्जी का क्लू होता है। बहुत लोग एक और गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि लाइफ की कॉलिंग का मतलब है पैशन होना। नहीं, सिर्फ पैशन होना काफी नहीं होता। कॉलिंग में डिसिप्लिन भी होता है, पेन भी होता है, बोरिंग डेज भी होते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि उस पेन का भी मीनिंग होता है। वो पेन आपको तोड़ता नहीं है, आपको शेप देता है। जिस पेन से आप स्ट्रॉन्ग बनते हो वो पेन आपकी कॉलिंग का हिस्सा होता है। इस फेज में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपैरिजन का पॉइजन, कंपैरिजन का जहर। जब आप अपनी कॉलिंग के अर्ली स्टेज में होते हो और दूसरे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल दिख रहे होते हैं, तब आपको अपने आप पर बहुत सारा डाउट आने लगता है कि शायद मैं लेट हो गया हूं, शायद गलत फील्ड मैंने चूज कर लिया। पर याद रखना, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है और जो लोग कॉलिंग को सीरियसली लेते हैं वो लेट स्टार्टर होके भी लॉन्ग टर्म में विनर ही बनते हैं। लाइफ की कॉलिंग का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करें। वीकनेस को छुपाने के लिए नहीं बल्कि उन पर काम करने के लिए, क्योंकि मास्टरी परफेक्शन से नहीं आती, सेल्फ अवेयरनेस से आती है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आप दुनिया के कंफ्यूजन से भी बच जाते हैं। इस स्टेज पर एक और बहुत जरूरी डिसीजन लेना पड़ता है, सेफ पाथ या सच्चा रास्ता, ट्रू पाथ। सेफ पाथ वो होता है जहां अप्रूवल मिलता है पर अंदर से खोखला होता है। ट्रू पाथ वो होता है, सच्चा पाथ वो होता है जहां थोड़ा सा डर लगता है पर अंदर से एक अजीब सी शांति होती है। और सच बताता हूं मैं आपको, मास्टर बनने का सफर हमेशा ट्रू पाथ से शुरू होता है, सेफ पाथ से नहीं। इसलिए लाइफ की कॉलिंग मिल जाने का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ आसान हो जाती है, बल्कि अक्सर लाइफ और भी ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि अब आप हाफ हार्टेड नहीं रह सकते, अब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, अब आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। पर रिवॉर्ड भी अलग होते हैं। आप थकते हो बट बर्नआउट नहीं होते, आप स्ट्रगल करते हो पर एम्प्टी फील नहीं करते, आप ग्रो करते हो अंदर से भी बाहर से भी। जब आप अपनी कॉलिंग के साथ अलाइन हो जाते हो तब लाइफ रैंडम नहीं लगती, तब लाइफ मीनिंगफुल लगती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि अपनी लाइफ को क्या मिलेगा इस सवाल से मत चलाओ, अपनी लाइफ को इस बात से चलाओ कि मैं क्या बन रहा हूं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर बनने से पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी किस चीज को देना चाहते हैं। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है ना, तो फिर मास्टरी ऑप्शन नहीं रहता, आउटकम बन जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि रियलिटी को सबमिट कैसे किया जाए, रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे किया जाए। लाइफ में एक फेज आता है जब आपका एंथुसियाज्म थोड़ा सा हाई होता है, सपने बड़े होते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। यहीं से आइडियल अप्रेंटिसशिप शुरू होती है। ये वो स्टेज है जहां आपको सबसे पहले एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि आप बिगिनर हैं, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, टैलेंटेड क्यों ना हो या कॉन्फिडेंट हो। मास्टरी के रास्ते पर सबसे पहला कदम होता है ईगो को साइड में रखना। जब तक आप सीखने के लिए झुकना नहीं सीखते, तब तक आप उठना नहीं सीख पाते। गुरु ढूंढने का मतलब सिर्फ किसी के अंडर काम करना नहीं होता, इसका मतलब होता है रियलिटी को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना। मतलब ये मानना कि आपको अभी सब कुछ नहीं आता, मतलब ये भी मानना कि ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, ग्रोथ अक्सर बोरिंग होती है, रिपीटेटिव होती है और साइलेंट होती है। बहुत लोग इस स्टेज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट है, उन्हें लगता है कि उनका जो टैलेंट है वो ज्यादा डिजर्व करता है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो सीखने के फेज को जल्दी खत्म करना चाहता है वो अक्सर अपनी ग्रोथ को भी जल्दी खत्म कर देता है। इसलिए आइडियल अप्रेंटिसशिप का पहला रूल ये होता है ऑब्जर्वेशन। इस फेज में बोलना कम होता है, ज्यादा देखना होता है, समझना ज्यादा होता है, हर छोटी डिटेल को नोटिस करना होता है, काम का रिदम, डिसीजन मेकिंग का लॉजिक, गलतियों का पैटर्न, सब कुछ, क्योंकि मास्टरी डिटेल में छुपी हुई होती है, स्पॉटलाइट में नहीं। जो लोग डिटेल में देखना सीख लेते हैं वो कभी भी एवरेज नहीं रहते। इस स्टेज में एक और जरूरी चीज होती है, वो है पेशेंस। आज की दुनिया पेशेंस को एक वीकनेस समझती है, पर अप्रेंटिसशिप यानी कि शागिर्दी आपको पेशेंस सिखाती है कि कैसे बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के काम किया जाता है, कैसे बिना अप्रिशिएशन के भी इंप्रूव किया जाता है, कैसे बिना रिकॉग्निशन के भी अपना बेस्ट दिया जाता है। किसी के अंडर काम करते वक्त आंखों के सामने फ्यूचर नहीं, सिर्फ प्रोसेस होना चाहिए। इस फेज में आपको अपने इमोशंस को भी ट्रेन करना होता है। कभी फ्रस्ट्रेशन आएगी, कभी डाउट आएगा, कभी लगेगा कि आप पीछे रह गए, पर वही इमोशन आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं अगर आप उनसे भागे ना तो। बहुत लोग कंपैरिजन में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर लगता है कि सब आगे निकल रहे हैं, पर सच ये है कि हर कोई अपनी अलग अलग रेस से, अलग अलग जर्नी से गुजर रहा होता है। जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। अपना फोकस दूसरों के रिजल्ट पर नहीं होना चाहिए, अपनी स्किल पर होना चाहिए। आइडियल अप्रेंटिसशिप का एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये होता है स्किल स्टैकिंग। इस स्टेज में आप सिर्फ एक चीज नहीं सीखते, आप मल्टीपल चीजें डेवलप
करते हो, बार बार सीखते हो, फ्यूचर में आपको जो एज दे, फायदा कराए, उनको सीखते हो। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, ऑब्जर्वेशन हो, डिसिप्लिन हो, इमोशनल कंट्रोल हो, ये सब स्किल यहीं पर डेवलप होती है। और ये स्किल ऐसी होती है जो सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं मिलती, ये मिलती है रोज के काम से, रोज के स्ट्रगल से और रोज के सेल्फ करेक्शन से, खुद को ठीक करने से। जो सीखने के दौर में खुद को इंप्रूव करता रहता है, उसे फ्यूचर में खुद को री इन्वेंट नहीं करना पड़ता, और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस फेज में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है ईगो। ईगो कहती है मुझे ये सब आता है, ईगो कहती है मैं इससे बेटर कर सकता हूं, ईगो कहती है मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना। पर मास्टरी के रास्ते पर ईगो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ईगो आपको सीखने से रोकती है, और जो सीखना रोक देता है वो आगे बढ़ना भी रोक देता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए आइडियल अप्रेंटिसशिप का मतलब ये भी होता है कि आप टेम्पररी डिस्कंफर्ट को परमानेंट ग्रोथ के लिए एक्सेप्ट तो करो। ये वो फेज है जहां आप अपनी स्पीड कम करते हो पर डेप्थ को बढ़ाते हो, और डेप्थ ही आगे जाकर आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस दौर में आपको ये समझना जरूरी होता है कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर विजिबल इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, पर अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट होता रहेगा, और एक दिन अचानक आप नोटिस करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस रियल है, आपने किसी से लिया नहीं है। तो अप्रेंटिसशिप आपको सिखाती है कि रियल कॉन्फिडेंस शोर नहीं मचाता, और इसलिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मास्टरी चाहते हो तो सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ये मान लो कि आप लर्नर हो, ये मान लो कि टाइम लगेगा, ये मान लो कि आप प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हैं वो बोरिंग हो सकता है, क्योंकि इस बोरियत को झेल लेना भी आपको फ्यूचर में बड़े स्टैंडर्ड को सेट करने में मदद करता है। जो सीखने के इस दौर को पूरी इज्जत देता है उसका नाम कभी आधार नहीं रहता, वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता रहता है। और अब इसके बाद जरूरी है हमें इस किताब के अगले फेज में आना। ये समझना जरूरी है कि गुरु से सीखना क्यों जरूरी है, ताकि आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जाएं। लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जब सिर्फ बुक्स, सिर्फ वीडियोस देखना, सिर्फ पॉडकास्ट देखना, ये सब प्रैक्टिसेस काफी नहीं होती। जब आपको लगता है कि आप सीख रहे हो पर डायरेक्शन एक्चुअली क्लियर नहीं होती, जब आप मेहनत तो कर रहे होते हो पर प्रोग्रेस थोड़ी सी सही नहीं लगती, यहीं पर मेंटोर की जरूरत पड़ती है। मेंटोर का रोल सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं होता, मेंटोर का रोल होता है आपके ब्लाइंड स्पॉट को दिखाना। वो ब्लाइंड स्पॉट जो आप खुद भी कभी नहीं देख पाते, क्योंकि हम सब अपनी लिमिटेशन को जस्टिफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं। मेंटोर वो होता है जो आपको कंफर्ट नहीं, क्लैरिटी देता है। बहुत लोग यहाँ एक गलती कर देते हैं, वो मेंटोर को आइडल बना लेते हैं, उनकी हर बात को फाइनल ट्रुथ मान लेते हैं, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना पर्सपेक्टिव धीरे धीरे साइड में रख देते हैं। ये फेज बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि मेंटोरशिप का पर्पस होता है आपको स्ट्रांग बनाना, डिपेंडेंट बनाना नहीं। सो गुरु से सीखना जरूरी है, पर गुरु में खो जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मेंटोर डायनेमिक के 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है लर्निंग एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ आप ऑब्जर्व करते हो, कॉपी करते हो, समझते हो। इस फेज में ईगो कम और ह्यूमिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं मान लेते कि मुझे सब नहीं आता, तब तक आप कुछ भी नया सीख नहीं पाते। जो सीखने के दौर में झुक जाता है वो आगे जाकर जरूर उठता है। दूसरा फेज होता है कॉन्फ्लिक्ट एंड रियलाइजेशन। इस फेज में आपको मेंटोर की कुछ बातें इरिटेटिंग लगती हैं, कभी लगता है वो आपको समझ नहीं रहे हैं, कभी लगता है वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ये फेज नॉर्मल होता है, ये इस बात का साइन होता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी डेवलप हो रही है। पर यहीं पर बहुत लोग एक्सट्रीम चले जाते हैं, या तो वो ब्लाइंड फॉलोअर बने रहते हैं, या फिर बिना सोचे समझे गुरु के अगेंस्ट जाने लगते हैं। मेंटोर से सीखना बंद करना बहुत आसान है, पर मैच्योर तरीके से सीख के आगे बढ़ना मास्टर की निशानी होती है। तीसरा फेज होता है इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। यहाँ मेंटोर से जो सीखा है उसे अपने स्टाइल, अपनी थिंकिंग और अपनी रियलिटी के साथ इंटीग्रेट करते हो। आप कॉपी नहीं करते, आप क्रिएट करते हो। आप रिबेल नहीं करते, आप इवॉल्व होते हो। रियल रिस्पेक्ट ये नहीं है कि आप किसी की हर बात को माने, रियल रिस्पेक्ट ये है कि आप उनसे सीखकर अपना रास्ता खुद बनाओ। मेंटोर डायनामिक का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है राइट मेंटोर का सिलेक्शन। हर सक्सेसफुल दिखता हुआ इंसान सही मेंटोर नहीं होता। सही मेंटोर वो होता है जो आपको अनकंफर्टेबल सवाल पूछ सके, आपकी गलतियों को पोलाइटली नहीं ऑनेस्टली पॉइंट आउट कर सके, आपको छोटा रखने की बजाय आपको ग्रो करते हुए देखना चाहे। जो मेंटोर आपको डिपेंडेंट बनाए वो आपकी ग्रोथ का दुश्मन होता है। इस स्टेज में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मेंटोर भी इंसान होता है। उनके ईगो, उनके फियर्स, उनके लिमिटेशंस हो सकते हैं। आपको उनसे सीखना है, उनके इमोशनल पैटर्न में फंसना नहीं है। मास्टर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से सीखना बंद कर दो, बल्कि यह है कि आप अंधाधुंध फॉलो करना बंद कर दो। मेंटोर डायनेमिक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सालों की गलतियों से बच जाते हैं। जो चीज आप 10 साल में सीखते वो किसी के गाइडेंस के अंदर 2 या 3 साल में आप सीख लेते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पर शर्त यह है कि आप गाइडेंस को ईगो के बिना रिसीव कर सको, ले सको। बहुत लोग एडवाइस सुनते तो हैं पर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अक्सर एडवाइस उन चीजों को चैलेंज करती है जिनसे हम इमोशनली अटैच होते हैं। मेंटोर की बात तब समझ में आती है जब ईगो शांत होती है। इस फेज का एक हिडन लेसन होता है ग्रैटिट्यूड विदाउट अटैचमेंट। आप मेंटोर के लिए ग्रेटफुल हो पर डिपेंडेंट नहीं, रिस्पेक्टफुल हो पर फियरफुल नहीं, लॉयल हो पर ब्लाइंड नहीं। और जब आप इस बैलेंस को अचीव कर लेते हो तब एक साइलेंट शिफ्ट आता है। आप नोटिस करते हो कि आप डिसीजन खुद लेने लगे हो। आपका कॉन्फिडेंस बोरोड नहीं है, लिया हुआ नहीं है, अर्न्ड होता है। आप गाइडेंस के बिना क्लैरिटी फील करते हैं। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं उस दिन मेंटोर का काम पूरा हो जाता है। यहाँ ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
मेंटोर आपको रास्ता दिखाते हैं पर चलना आपको होता है। मेंटोर आपको टूल्स देते हैं पर यूज करना आपको होता है। मास्टर बनने के लिए गुरु की जरूरत होती है पर गुरु की कॉपी बनने की जरूरत नहीं होती। और जब आप ये समझ लेते हो तो मेंटोरशिप आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब ये समझना जरूरी है कि कैसे लोगों को वैसे देखा जाए जैसे वो ऑलरेडी है। लाइफ में मास्टरी सिर्फ स्किल से नहीं आती, सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सिर्फ नॉलेज से भी नहीं आती। एक पॉइंट के बाद जो चीज आपको ऊपर लेकर जाती है वो है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि लोगों को समझने की कैपेसिटी। बहुत लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो काम तो बहुत अच्छा जानते हैं पर लोगों के साथ कैसे काम करना है ये नहीं जानते। और दुनिया में 90% सक्सेस अकेले नहीं, लोगों के बीच होती है, लोगों के साथ होती है। जो लोगों को नहीं समझता वो सिस्टम को भी नहीं समझ पाता। सोशल इंटेलिजेंस का पहला रूल, लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। हर इंसान एक मास्क पहनता है, कभी कॉन्फिडेंस का मास्क, कभी स्वीटनेस का मास्क, कभी डोमिनेंस का मास्क। पर मास्टरी के रास्ते पर चलने वाले को मास्क के पीछे की रियलिटी पढ़नी आनी चाहिए। लोग अक्सर जो बोलते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती और जो वो फील करते हैं वो अक्सर डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं होता। इसलिए सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है सुनने से ज्यादा ऑब्जर्व करना, लोगों के शब्दों से नहीं उनके बिहेवियर से सीखना। इस स्टेज पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप होती है, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोल्ड बन जाएं या इनसेंसिटिव हो जाएं। इसका मतलब होता है कि आप इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय कॉन्शियस रिस्पॉन्ड करें। जब आप हर बात को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं तब आप लोगों को क्लियरली देख पाते हैं और क्लैरिटी ही पावर होती है। जो चीज आपको इमोशनली हिला देती है वो आपको कंट्रोल करने लगती है। सोशल इंटेलिजेंस का एक और डार्क ट्रुथ ये है कि हर इंसान आपकी ग्रोथ से खुश नहीं होता, चाहे वो आपका दोस्त हो, कलीग हो या कभी कभी फैमिली मेंबर भी। ग्रोथ दूसरों के अंदर इनसिक्योरिटी को भी ट्रिगर कर सकती है और इनसिक्योर लोग अक्सर सटल तरीके से पुल करते हैं, खींचते हैं, सरकाज़म से, डाउट से या कंसर्न के नाम पर भी। याद रखिए जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको लोगों का असली नेचर दिखने लगता है। इसलिए मास्टरी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को यह समझना पड़ता है कि अप्रूवल सबसे महंगा एडिक्शन है। अगर आप हर डिसीजन लोगों के रिएक्शन देखकर लोगे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। सोशल इंटेलिजेंस सिखाता है कि कौन से ओपिनियन मैटर करते हैं और कौन से आपको इग्नोर करने चाहिए। सबकी सुनो पर सबकी मानो मत। इस फेज में पावर डायनेमिक्स भी समझनी पड़ती है। हर ग्रुप में पावर होती है, कभी विजिबल कभी इनविजिबल। जो लोग पावर को समझ जाते हैं वो उससे डरते नहीं है, ना ही मिसयूज करते हैं, वो उसे नेविगेट करते हैं। पावर समझने का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। पावर समझने का मतलब होता है राइट टाइमिंग, राइट साइलेंस, राइट एक्शन। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ जगह चुप रहना ही सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव होता है। सोशल इंटेलिजेंस का एक और इंपॉर्टेंट लेसन होता है एनवी और प्रेज, दोनों से सावधान रहना। जो लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं वो हमेशा आपके सपोर्टर नहीं होते और जो लोग आपको ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं वो हमेशा आपके दुश्मन नहीं होते। इसलिए लोगों को लेबल करना बंद करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके एक्शन को टाइम के साथ ट्रैक करो। टाइम लोगों का सबसे बड़ा ट्रुथ बताता है। मास्टरी के स्टेज पर आप धीरे धीरे ये समझने लगते हो कि दुनिया गुड वर्सेस बैड लोगों में डिवाइड नहीं है। दुनिया नीड्स, फियर्स, डिजायर और इनसिक्योरिटी से चलती है। जब आप ये देख पाते हो तब आप ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेटेजिक और ज्यादा इफेक्टिव बन जाते हैं। और सबसे पावरफुल चीज जो सोशल इंटेलिजेंस सिखाती है वो है सेल्फ कंट्रोल। जब आप प्रोवोक होने पर भी रिएक्ट नहीं करते, जब आप इंसल्ट को भी फील बना लेते हो, जब आप क्योस में भी कंपोज रहते हो। जो खुद पर कंट्रोल रखता है वो सिचुएशन पर भी कंट्रोल रखता है। और ये समझना जरूरी है, अगर आप मास्टरी चाहते हो तो सिर्फ अपनी स्किल को शार्प मत करो, अपनी परसेप्शन को भी तो शार्प करो। लोगों को समझने की एबिलिटी आपको उन सिचुएशन से बचा लेगी जहां सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता। मास्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, मास्टर वो होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। और जब लोगों को क्लियरली देखना सीख जाते हैं आप, तो फिर दुनिया कंफ्यूजिंग नहीं लगती है, दुनिया ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब अगले पार्ट में ये समझना जरूरी है कि अपनी डायमेंशनल सोच को कैसे जगाना है, क्रिएटिविटी का असली लेवल क्या होता है। ज्यादातर लोग क्रिएटिविटी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है क्रिएटिविटी तो थोड़ी सी बॉर्न होती है, पैदा होने से के साथ साथ आपको मिलती होगी या फिर मूड पर डिपेंड करती होगी। कभी फ्लो आ गया तो क्रिएटिव, वरना नॉर्मल। पर मास्टरी के इस स्टेज पर बहुत बड़ा ट्रुथ ये समझ में आता है, क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन से नहीं प्रिपरेशन से आती है। क्रिएटिविटी एक टैलेंट नहीं है, ये ट्रेन्ड माइंड की एक एबिलिटी होती है। क्रिएटिव एक्टिव का मतलब होता है ऐसी सोच जो सिर्फ एक एंगल से नहीं देखती बल्कि मल्टीपल डायमेंशन से रियलिटी को समझती है। जब आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह देखने लगते हैं, जब आप सॉल्यूशन को याद नहीं करते, डिस्कवर करते हैं। इस स्टेज से पहले आप ज्यादातर रूल्स फॉलो करते हैं। आप सीखते हैं कैसे होता है, ऐसे ही होता आया है। ये जरूरी भी होता है क्योंकि जब तक रूल्स क्लियर नहीं होते तब तक उन्हें तोड़ना रेबेलियन लग सकता है, क्रिएटिविटी नहीं लग सकता। इसीलिए पहले रूल सीखने चाहिए, फिर उन्हें तोड़ने का हक कमाना चाहिए। क्रिएटिव माइंड तब डेवलप होता है जब आप अपनी फील्ड की गहराई तक जा चुके हो, जब बेसिक इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको कॉन्शियसली सोचना ना पड़ता हो। तब दिमाग फ्री होता है, नए कनेक्शन बनने लगते हैं। ये कनेक्शन अलग अलग जगह से आते हैं, दूसरे फील्ड से भी, दूसरे एक्सपीरियंसेस से भी, दूसरे लोगों से भी। इसलिए मास्टरी के इस स्टेज पर क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ अपनी फील्ड की नहीं, दुनिया की क्यूरियोसिटी। जब आप एक चीज को देखकर ये पूछने लगते हो इसका रिलेशन किसी और चीज से कैसे हो सकता है, जो दिमाग कनेक्ट करना सीख जाता है वो कभी स्टक नहीं करता। बहुत लोग क्रिएटिविटी के नाम पर कॉपी करते हैं, वो जो चल रहा है वही रिपीट करते हैं। पर क्रिएटिव एक्टिव स्टेज पर आप समझ जाते हैं कि
कॉपिंग शॉर्ट टर्म में कंफर्ट देता है पर लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटी को आपकी खराब कर सकता है। इस स्टेज पर एक इंटरनल शिफ्ट होता है। आप धीरे धीरे अप्रूवल सीकिंग छोड़ देते हैं। आपका फोकस होता है ये सही है या नहीं, ना कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं। जब तक आप अप्रूवल के लिए क्रिएट करते हो तब तक आप फ्री नहीं होते। क्रिएटिव एक्टिव माइंड बोर्डम से नहीं भागता, बल्कि बोर्डम को यूज करता है, क्योंकि जब स्टिमुलेशन कम होती है तभी दिमाग नई आइडियाज को क्रिएट करता है। हर टाइम बिजी रहना क्रिएटिविटी को मार देता है। साइलेंस, पॉज, एम्प्टी, ये सब क्रिएटिव फ्यूल बन जाते हैं। क्रिएटिव लोग हमेशा बिजी नहीं होते, वो कभी कभी खाली भी होते हैं। इस स्टेज पर आप रिस्क लेना भी सीखते हैं। क्रिएटिव बिना रिस्क के पॉसिबल नहीं है। हर नया आइडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, हर नया एक्सपेरिमेंट थोड़ा स्कैरी हो सकता है, पर जो लोग इस डर से पीछे हट जाते हैं वो कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं देख पाते। जो गलती करने से डरता है वो कभी भी कुछ नया नहीं कर पाता। क्रिएटिव एक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर रूल तोड़ दें। इसका मतलब होता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना सीखें। कब साइलेंट रहना है, कब बोल्ड होना है, कब वेट करना है, कब अटैक करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको मास्टर बनाने में हेल्प करती है, मास्टरी में हेल्प करती है, मास्टरी का साइन होती है। इस स्टेज पर इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है। आपको हर चीज लॉजिक से प्रूव नहीं करनी पड़ती। आप फील कर पाते हो कि क्या सही है और क्या नहीं। ये इंट्यूशन रैंडम नहीं होती, ये सालों की प्रैक्टिस से इकट्ठा होती है। इंट्यूशन मैजिक नहीं है, ये एक्सपीरियंस की स्पीड है। इसलिए ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब क्रिएट करना नेचुरल बन जाता है तब आप क्रिएटर बन चुके होते हो। और इसीलिए ये सब समझें, क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिलती है और कुछ को नहीं मिलती। क्रिएटिविटी एक डिसिप्लिन है, एक प्रोसेस है और एक माइंडसेट भी है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो पेशेंस के साथ डेप्थ तक जाते हैं। अगर आप उस डेप्थ तक जाने के लिए तैयार हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मास्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा सोचता है। मास्टर वो होता है जो सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है लोगों से, अपने आप से। अब इस किताब के आखिरी हिस्से को समझते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है, जब आप अपनी सोच को और अपने एक्सपीरियंस को मर्ज कर देते हैं। मास्टरी का लास्ट स्टेज सबसे ज्यादा साइलेंट होता है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब नॉर्मल है, पर अंदर से गहरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। इस स्टेज पर आप चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा समझते हैं। डिसीजन कैलकुलेशन से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। आपको हर स्टेप कॉन्शियसली प्लान नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके लिए काम कर रहा होता है। मास्टर का काम सोच से नहीं, अवेयरनेस से निकलता है। इस स्टेज तक आने के लिए लॉजिक और इंट्यूशन का एक होना जरूरी होता है। शुरुआत में हम सिर्फ लॉजिक पर भरोसा करते हैं, बट धीरे धीरे इंट्यूशन डेवलप होती है और मास्टरी के लेवल पर जाकर एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं रहते, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंट्यूशन यहाँ कोई मैजिकल चीज नहीं होती है, ये सालों की प्रैक्टिस, गलतियां, ऑब्जर्वेशन और साइलेंस का इकट्ठा फॉर्म होती है। इसलिए मास्टर का डिसीजन जल्दी होता है पर जल्दबाजी में नहीं होता, स्ट्रांग होता है पर रिजिड नहीं होता। इंट्यूशन जब एक्सपीरियंस से आती है ना, तब वो सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। इस स्टेज पर एक और बड़ा शिफ्ट होता है, ईगो डिसॉल्व हो जाती है। मास्टर को खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो कंपैरिजन से बाहर आ चुके होते हैं। तारीफ आए या क्रिटिसिज्म आए, आप उसके बिना भी बैलेंस करके आगे बढ़ते रहते हो। जब आपको प्रूव करने की जरूरत खत्म हो जाती है तब आप रियल पावर में आते हैं। मास्टरी के लेवल पर आप टाइम को भी अलग तरह से देखने लगते हो। जल्दी नहीं होती, पैनिक नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि हर चीज अपना सही वक्त पर अनफोल्ड होने लगती है, सही वक्त पर आती है। ये पेशेंस फोर्स नहीं होता, ये बहुत नेचुरल होता है। इस स्टेज पर काम का बोझ नहीं लगता, मेहनत स्ट्रगल नहीं लगती, आप थकते नहीं हो, ड्रेन नहीं होते हो, क्योंकि आप अपने नेचुरल रिदम में काम कर रहे होते हो। मास्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत खत्म हो जाती है। मास्टर बनने का मतलब ये है कि मेहनत जो है वो नेचुरल हो जाती है। एक और पावरफुल साइन होता है मास्टरी का, सिंप्लिसिटी। जैसे जैसे आप मास्टर बनते हो, आप चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाना बंद कर देते हो। आप सीधी बात करना, सीधे तरीके से काम करना सीख जाते हो, क्योंकि क्लैरिटी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, डेप्थ से आती है। इस स्टेज पर आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हो, वो भी बिना फोर्स के। लोग आपकी बात सुनते हैं बिना आपके आवाज उठाए। आपका प्रेजेंस ही काफी होता है। जब आपका काम बोले तब आपको खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मास्टरी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये कभी भी फिनिश लाइन नहीं होती, ये एक स्टेट होती है। ये एक तरह से जीने का तरीका, रहने का तरीका, सीखने का तरीका, रिस्पॉन्ड करने का तरीका। मास्टर हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, बस उसका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग होता है। मास्टर वो नहीं है जो सबको जानता है, मास्टर वो होता है जो सीखना कभी बंद नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि मास्टरी एक चॉइस है, एक्सीडेंट नहीं है। अगर आप अपनी पूरी जर्नी को देखें तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि मास्टरी किसी एक स्टेप से नहीं बनती, ये एक लेयर्ड प्रोसेस है। पहले आप अपनी कॉलिंग को पहचानते हैं, फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, फिर गाइडेंस लेते हैं, फिर लोगों को समझना सीखते हैं, फिर क्रिएटिव बन जाते हैं और फिर एक दिन आप नेचुरल हो जाते हैं। मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मास्टरी का मतलब होता है अलाइन होना अपने काम के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी लाइफ के साथ। जब आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं तब लाइफ भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है। इस जर्नी में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है शॉर्ट टर्म कंफर्ट और सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट जो लाइक से नहीं आती, वो रिस्पेक्ट जो वायरल होने से नहीं आती, वो रिस्पेक्ट जो टाइम के साथ बनती है। अगर आप इस पूरी बुक समरी में सिर्फ एक बात को याद रखना चाहो तो वो ये होगी कि मास्टर बनने के लिए अलग दिखना जरूरी नहीं है, अलग सोचना जरूरी है। आज दुनिया को और टैलेंट नहीं चाहिए, दुनिया को और डेप्थ चाहिए, दुनिया को और क्लैरिटी चाहिए, दुनिया को डिसिप्लिन के साथ क्रिएटिविटी चाहिए। और अगर आप इस रास्ते पर टिक जाते हैं तो मास्टरी आपका गोल नहीं रहेगी, मास्टरी आपकी पहचान बन जाएगी। क्योंकि अंत में मास्टर बनना किसी और को हराने का नाम नहीं है, मास्टर
बनना खुद के सबसे बेहतर वर्जन बनने का नाम है। और इसी के साथ हम इस बुक समरी को एंड करते हैं। आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो आपको मास्टरी की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर आप ये बुक समरी यूट्यूब पर देख रहे हो, आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको इसको देखने का मौका मिल गया तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप यहाँ तक अगर टिके हैं तो ये बुक समरी आपको पसंद भी बहुत आई है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसी कौन सी किताब है जिसको कवर करके एक ऐसा सेशन किया जाए जिससे आप इस चीज को और भी डेप्थ में सीख सकें। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।